जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 और 2 अभी तक आ चुका है। तो जो चैप्टर था, अभी तक जो चैप्टर हो गया है, इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने डिस्कस किया 1774 से लेकर 1791 तक की कहानी। अभी तक जो है यहाँ पर राजा जी बन चुके हैं और यहाँ पर जो माहौल है, टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है, इस वजह से रिवोल्ट होगा और संविधान को लाया जाएगा, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। अब आगे का जो चैप्टर रहेगा, इसमें हम लोग देखेंगे 91 से लेकर 1850 तक, जो नेपोलियन आएगा, फिर नेपोलियन जो हार जाएगा, ये पूरी कहानी चैप्टर इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो अब जब से संविधान देश के अंदर आ गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है और जो राजा है, जो मोनार्की है, उसकी पावर को लिमिट कर दिया गया है, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब वो सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कुछ लोग हैं जिनको कहा जाएगा एक्टिव सिटीजन, दे हैव पावर, दे हैव राइट टू वोट। अभी लोग जो हैं ये लोग वोट डालेंगे, लेकिन वहीं पर एक मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास राइट टू वोट नहीं है और उनको कहा जाएगा पैसिव सिटीजन्स। तब जो लोग वोट डालते हैं वो लोग वोट डाल के अपने बीच में से किसी 50,000 लोगों को यहाँ पे इलेक्ट करेंगे और यही 50,000 जो लोग हैं, यही 50,000 लोग मिलके कुछ लोगों को इलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और जो लोग यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे उनको बोलेंगे हम असेंबली। मतलब एक तरीके से यहीं पर एमपीज जो हैं यहाँ पर बैठेंगे। आज के तरीके में किस तरीके का सिस्टम है, हम लोग यहाँ से सब लोग वोट डालते हैं सीधा एमपी को। लेकिन पहले जब नया इंट्रोड्यूस किया था डेमोक्रेटिक सिस्टम को, तो पैसिव सिटीजन वोट डालते थे सबसे पहले इलेक्टर्स को, और फिर लोग चुनते हैं एमपीज को, और इन्हीं एमपीज में से कुछ लोग बनते हैं मिनिस्टर्स, और जो पूरा देश है वो चलाया जा रहा है बाय द मिनिस्टर एंड द किंग। तो यही सब जो लोग हैं ये सब मिलकर पूरे देश को चलाते हैं। तो ये सिस्टम था पूरी तरीके से, और साथ ही साथ एक जुडिशरी सिस्टम भी यहाँ पर था। यहाँ जुडिशरी सिस्टम में क्या था, कुछ लोग एक्टिव सिटीजन से ही निकल के जाएंगे, इस कुर्सी पर बैठेंगे, जज बनेंगे, और ये फिर न्याय करेंगे कि हाँ हमारे समाज के अंदर क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो ये पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पावर को लगा दिया गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की तरह। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि जो भी लोग पावर को संभाल रहे हैं या फिर जो भी लोग वोट डाल रहे हैं ना, वो सबके सभी लोग ज़्यादा अमीर हैं। मतलब गरीब लोगों की वहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है। जब वोट नहीं डालेगा गरीब इंसान, आप खुद सोचो, एक छोटा बच्चा है, वोट नहीं डालता है, तो नेता वादे उससे नहीं करता ना कि आपके लिए प्ले ग्राउंड बनाया जाएगा या फिर आपके लिए ये काम किया जाएगा। बच्चे की बात नहीं होती है। लेकिन वहीं पर जो आदमी वोट डालता है तो उसके लिए काम की बात होती है, महिलाओं के लिए काम की बात होती है, क्योंकि वो लोग वोट डालते हैं। तो यहाँ पर यही जो एक अंकल हैं, जैन पॉल मार्ट, ये कह रहे हैं कि ये जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में लिखा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं अमीर लोगों के लिए। तो यही चीज़ दिखाती है किस तरीके से जो वेल्थ है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे लॉ को, हमारे कानूनी व्यवस्था को। क्योंकि जो अमीर इंसान है क्या वो स्लेवरी सिस्टम को हटाएगा? स्लेवरी सिस्टम को बिल्कुल नहीं हटाएगा। कारण क्या है इससे पीछे का? कारण यह है पीछे का कि जो स्लेव है उसी से तो जो अमीर इंसान पैसा कमा रहा है, अमीर बन रहा है। इसी वजह से जो हमारे सोसाइटी के अमीर लोग हैं वो कभी भी स्लेवरी सिस्टम जो है उसको नहीं हटाएंगे। अब ये जो फोटो है, ये है दुनिया का सबसे पहला संविधान, दुनिया का जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, ये उसकी इमेज है। यहाँ पे बहुत सारे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हाँ भैया ये क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब फ्रेंच की लैंग्वेज में है। और साथ ही साथ कुछ सिंबल्स भी हैं। ये ट्रायंगल के अंदर आई बन रखा है, ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो लड़कियाँ बैठी है यहाँ पर, ये कुछ रिप्रेजेंट कर रही है। चैन जो टूटा हुआ है ये कुछ अलग चीज़ दिखा रहा है। ये जो भाला बन रखा है, ये तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर सिम्बल्स हैं, ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ को हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला जो इमेज है वो है ब्रोकन चैन का। ये दिखा रहा है बिकमिंग फ्री। जो लोग थे, जो बंधे हुए थे पहले मोनार्की के अंदर, अब वो आज़ाद हो गए हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा है ये लकड़ियों को इकट्ठा कर रखा है और बना रखा है भाला। तो ये इस चीज़ को दर्शा रहा है कि जो एकता है ना, उसमें बल है। जो स्ट्रेंथ है वो लाई करती है इन द यूनिटी। और हिंदी में मुहावरा भी है ना, जब तक उंगलियां अलग अलग होती है तब तभी कमज़ोर है, जब एक साथ आती है तो मुक्का बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि हम सभी लोग एक साथ रहेंगे, फ्रांस के लोग मिलजुल कर रहेंगे। अगला जो यहाँ पर फोटो है वो है एक ट्रायंगल के अंदर विद द आई। ये जो इमेज है, इसमें जो आई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉलेज को, कि हमारे देश के जो लोग हैं उनके पास नॉलेज है, ज्ञान है। और जो ये रे है, ये रो दिखा रहा है कि हम लोग अब जो हमारे पास अज्ञान के बादल हैं उनको हटा देंगे और फिर हम जाएंगे सीधा देश के अंदर। मतलब देश के जो लोग हैं वो ज्ञानी बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। अगला जो एक गदा जैसा ही कुछ है, ये रिप्रेजेंट करता है रॉयल पावर को, कि हमारे देश के अंदर एक राजा जी भी बैठते हैं, उनकी वैल्यू है, उनके पास जो राजा जी हैं उनके पास कुछ पावर भी है, जिसको बोलते हैं वीटो। यहाँ पे वीटो पावर भी एक यहाँ पर था।
तो जो राजा है वो किसी किसी बात पर अपना वीटो लगा सकता है कि हाँ भैया मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। जिस तरीके से यूएनओ जो है वहाँ पे वीटो पावर जो है 5 देशों के पास, तो उस तरीके से यहाँ जो राजा है ना उसके पास वीटो पावर यहाँ पर है। तो यहाँ पर रॉयल पावर को दर्शाया जा रहा है। अगला जो है ये सांप है, जो सांप का रिंग बन रखा है, ये दिखा रहे हैं कि ना ही कभी शुरुआत होगी ना ही कभी एंड होगा। ये कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए कि ना ही हम खत्म होंगे ना ही शुरुआत होगी, इस तरीके की चीज़ को दर्शाने के लिए सिंबल का यूज़ किया जाएगा। अगला जो रेड कैप है ये दिखाता है जो स्लेव्स हैं ये अब आज़ाद हो गए हैं, पहले की तरह यहाँ पे बर्बरता नहीं है, लोगों को तंग नहीं किया जा रहा है, जो लोग हैं दे आर इंडिपेंडेंट। अगला जो लेडी बन रखी है ना, ये जो कलर है, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये कलर दिखा रहा है फ्रांस के नेशनल कलर्स को। फ्रांस का जो नेशनल फ्लैग है उसमें भी ये तीनों कलर जो है यूज़ किए गए हैं। अगला जो है ये जो लेडी है ना, ये है लो, एक लो की देवी बनाई गई है, पर्सोनीफाई किया गया कि हाँ जो कानून की जो देवी होगी ना, अगर वो होती तो ऐसे ही होती। इंडिया के अंदर भी देखा होगा अपने एक मूर्ति रहती है, यहाँ तो तराजू रहता है, काली पट्टी बंदी होती है कि कानून अंधा है। तो हमारे देश के अंदर भी जो कानून है उसको पर्सोनीफाई किया गया है, एक इंसान का रूप दिया गया है। उस तरीके से फ्रांस के अंदर भी ये पर्सोनीफाई किया गया था इसको। अगला जो है वो है लो टैबलेट। ये जो टैबलेट है ना, ये दिखाया जा रहा है कि ये दोनों के दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो कानून रहेगा वो सब के लिए ही बराबर रहेगा, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि राजा जो है उसका जो बच्चा है अगर वो कुछ गुनाह करता है तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा, उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो एक आम इंसान के बच्चे को मिलती या फिर आम इंसान को मिलती। तो ये दर्शाने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया है लो टैबलेट। अब जो फ्रांस है यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको देखते हैं इनके पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर बिल ऑफ राइट्स हैं। तो पहला तो ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे पैदा होते हैं वो सभी लोग फ्री हैं, आज़ाद हैं और इक्वल है, यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये बोलता है कि आपके पास फ्रीडम है कि आप पॉलिटिकल एसोसिएशन बना सकते हो, यू आर इंडिपेंडेंट फॉर मेकिंग पॉलिटिकल एसोसिएशन। थर्ड पॉइंट है सोवरेनिटी, इंडिया इज़ अ सोवरेन स्टेट। इसका मतलब होता है कि हम लोग आज़ाद हैं अपने देश के फैसले लेने के लिए और देश की फॉरेन पॉलिसी जो है उसको तय करने के लिए। कोई बाहर से आके हमको नहीं बोलेगा कि अमेरिका बोलेगा कि रशिया से दुश्मनी कर लो, है तो हम नहीं करेंगे, हमको क्या फ़ायदा उससे। हम इंडिपेंडेंटली अपने फैसले खुद लेंगे, तो उसको बोलेंगे सोवरेन स्टेट। फोर्थ पॉइंट है लिबर्टी। यहाँ पे जो फ्रांस है अभी एक लिबरल बन गया है, लिबर्टी है, यहाँ पर आज़ादी है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि इंजीरियस है फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए ख़राब है, तो उसको हम रोक भी सकते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को। अगला है जितने भी देश के अंदर सिटीजन्स हैं उन सबके पास राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन दी इलेक्शंस, इन दी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके सब फ्री हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपना ग्रुप बनाने के लिए या फिर अपनी बात को सामने रखने के लिए, वो सबके सब लोग आज़ाद हैं। अगला क्या है, नो मैन मे बी एक्यूज्ड, अरेस्ट और डिटेन्ड। कोई भी इंसान जिसने कोई अपराध नहीं किया है उसको हम ऐसा नहीं पकड़े जेल में डाल देंगे, चल जेल के अंदर तूने राजा के खिलाफ कैसे बोल दिया। क्योंकि अब फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है, फ्रांस एक लिबर्टीफुल कंट्री बन गया है, सोवरेन कंट्री बन गया है। यहाँ पर अब इंसान अपनी मर्जी से अपनी बात को रख सकता है। और क्या पावर्स मिलती है इंसान को, इंसान के पास पावर है राइट टू स्पीक, राइट टू राइट और प्रिंट फ्रीली। तो यहाँ पर जो इंसान है बोल सकता है, लिख सकता है, प्रिंट भी कर सकता है और अपनी बात को फैला सकता है कि हाँ भैया मेरे पास ये आइडियाज़ हैं। जैसे पहले कुछ बुक्स आई थी कि जो डेमोक्रेसी की बात कर रही थी, उस वक्त ये इनलीगल बुक्स थी, डेमोक्रेसी कैसे बोल सकते हो आप। लेकिन अब ये जो बुक्स हैं ये पब्लिश भी हो सकती है, प्रिंट होगी और जो लोग हैं वो ओपनली इस बुक्स को पढ़ सकते हैं। अगला क्या है, जितनी पब्लिक चीज़ें हैं जैसे कि रेलवे हो गया इंडिया के अंदर ऐसे तरीके में, तो एक जनता के है, ये जो जनता जाती है यूज़ करती है उसको, तो जितनी भी पब्लिक चीज़ें होती हैं उन सबको मेंटेन किया जाएगा बाय द टैक्स। जो टैक्स का पैसा आता है वो पैसा लगाते हैं हम मेंटेन करने में कि हाँ भैया ये जनता की संपत्ति है और उसको हम मेंटेन करके रखेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे काम चलता है। अगला है जो लोग हैं यहाँ पे उनके पास राइट है कि वो अपनी ज़मीन को खरीद सकते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बना सकते हैं। अगली हेडिंग क्या है, फ्रांस एबोलिश्ड मोनार्की एंड बिकम द रिपब्लिक। अभी तक फ्रांस मोनार्की था, फ्रांस के अंदर राजा था, लेकिन उसकी जो पावर्स थी वो लिमिट थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया अचानक से कि राजा को लाद भगा दिया, बोला जयराम जी की, और यहाँ पर एक प्योरली रिपब्लिक कंट्री बना दिया गया। इसके पीछे का कारण है राजा खुद। अब राजा के हाथ में ना खून लग गया, राजा ने कही नहीं भैया मुझको पावर तो चाहिए ही चाहिए, तो इस वजह से वो प्लान बनाता है। वो बोलता है कि देखो भैया यहाँ पे एक पर्सिया है ना, जो जर्मनी का मेन लैंड पड़ता है तारीख में, बोला इसको बुलाओ, जो ऑस्ट्रिया है ससुराल पड़ता है राजा का उसको बुलाओ, और इन दोनों ही देश को बोलो कि आप हमारे साथ आइए, राजा जी की मदद करिए, जो किंग है ना इसको दोबारा से गद्दी पर सही से लेके आइए। अगर ये नहीं कर पाते हो आप, तो आपके देश के अंदर रिवोल्ट होगा, क्रांति होगी, और वहाँ भी एक डिमांड किया जाएगा कि हमको भी डेमोक्रेसी चाहिए। तो बात तो सही थी राजा की। इस वजह से ये जो जर्मनी था, जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया तो खैर आता ही आता क्योंकि इससे जो
दामाद था वो यहाँ पर फंसा हुआ था। तो ये दोनों देश यहाँ पे प्लान बनाते कि हाँ हम लोग अटैक करेंगे और जो भी क्रांतिकारी होंगे सबको मार डालेंगे। लेकिन ये खबर पहुँच जाती है फ्रांस की जनता के कानों में। अब ये क्या होता है, यहाँ पे जितने भी जनता के लोग थे वो सब जो भी हाथ में लगता है, डंडा हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, जो हाथ में लगा लेके दौड़ पड़े जर्मनी की तरफ, ऑस्ट्रिया की तरफ, और दोनों को ही हरा दिया। और दोनों को हराने के बाद राजा को मार दिया और यहाँ पे प्योरली एक रिपब्लिक नेशन को इस्टेब्लिश किया गया। अब जो कंट्री है, जो फ्रांस है ना, यहाँ पर डेमोक्रेसी आ गया है, रिपब्लिक आ गया है, लेकिन देशभक्ति होना ज़रूरी है। अगर लोग देशभक्त नहीं होंगे तो बोल देंगे कि हमको अलग कर दो, तोड़ दो हमको। जैसे यूएसएसआर के साथ हुआ था, जब यूएसएसआर था ना, तो जब तक यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो थी पावरफुल थी, उन्होंने दबा के रखा कि हाँ भैया हम एक साथ में रखेंगे, टूटने नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो कमज़ोर हो गई तो टूट गया, बिखर गया 15 देशों के अंदर। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है और राजा तो कुछ कर नहीं सकता यहाँ पे। मतलब यहाँ जो पावरफुल आदमी है, जो पीएम हो गया, जो प्रेसिडेंट हो गया, वो यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकता कि हाँ आप एक साथ रहो। तो देशभक्त होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देशभक्ति गाने बनाए गए, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बनाए गए, ताकि जो लोग हैं वो सुने और सोचे कि हाँ भैया हमारी जो जन्मभूमि है ये फ्रांस है, ये जो हमारे पास झंडा है ये फ्रांस का है, तो हमें जो फ्रांस है सम्मान करना है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है। नेशनल एंथम बनाया गया फ्रांस के लिए, ताकि जो लोग हैं वो रोज़ सुबह सुबह स्कूल जाए जो बच्चे, और नेशनल एंथम को पढ़े कि हाँ भैया ये हमारा देश है और अपने देश के लिए हम सम्मान को जाहिर करते हैं। अब क्या है, जो फ्रांस है वो एक प्योरली डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो लोग जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं। तो फ्रांस के अंदर भी यही हो रहा है, जो एक लोग हैं, जो एक विचार के लोग हैं कि हमारे और आपके विचार मिलते हैं। अब क्या है, फ्रांस के अंदर संविधान आ गया है, इनके पास पावर है कि हाँ भैया अपनी बात को रख सकते हैं। तो लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1791 के अंदर, यहाँ पर रिवोल्ट करने में योगदान था गरीब लोगों का, जो एक मास पॉपुलेशन होती है कंट्री के अंदर, जिसके पास पैसा कम होता है, जिसके पास काम ज़्यादा होता है, दिन रात काम करता है, तब जाके 3 टाइम खाना उसको मिलता है। तो इन्होंने अपना योगदान तो दिया, लेकिन पावर नहीं मिली, वोट नहीं मिला इनको, राइट टू वोट नहीं मिला। तो इस वजह से अपना पॉलिटिकल ग्रुप बनाते हैं, एक क्लब बनाते हैं जिसका नाम होता है जैकोबिन क्लब। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर क्लब बनता है यही है जैकोबिन क्लब, और बाद में ये जो जैकोबिन क्लब है ये पावर को गेन कर लेता है। अब क्या होता है, जैकोबिन क्लब है ना, ये सोचता है कि अब हमको पावर गेन करनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ सोसाइटी के अंदर कुछ चेंजेस ला पाएंगे, और जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, हमें भी कुछ राइट्स मिलेंगे। तो जो जैकोबिन क्लब होता है, जिसके अंदर मेनली गरीब लोग होते हैं, वो सभी लोग एक साथ आते हैं। इनके लीडर बनते हैं मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जो लीडर बनते हैं। यहाँ पर जो यहाँ के वर्कर्स होते हैं पार्टी के, उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो इस तरीके से पैंट पहनते हैं जिसके ऊपर स्ट्रिप्स बन रखी है, और एक रेड कैप पहनते हैं टू शो द लिबर्टी, कि हाँ हम सब लोग आज़ाद हैं, हमारे गुलाम नहीं हैं। और ये सभी जो लोग हैं, इन सब लोगों के जो कपड़े हैं ना, वो इंस्पायर हुए हैं बाय द डॉक वर्कर्स, जो पोर्ट होते हैं जहाँ पर जहाज़ आते जाते हैं, तो वहाँ पे जो कपड़े पहनते हैं ना, उस तरीके से लोग कपड़े पहनते हैं कि हाँ हम सब उस सोसाइटी से आते हैं, उस ग्रुप से आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो हम उस सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और इन्होंने कहा जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा क्लब है, इसके अंदर वुमेन्स नहीं आ सकती है, जो वुमेन है वो यहाँ पर नहीं आएगी, अलाउड नहीं है। उसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि हाँ भैया हम लोग 1792 के अंदर, अभी देखो 91 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आया ही है, 1 साल हुआ है, ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग रिवोल्ट करेंगे और हमको भी पावर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो दाम है अभी भी ज़्यादा है। नई सरकार आ गई है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है, लेकिन जो कीमतें हैं वो भी आसमान छू रही है। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि भैया 10 अगस्त 1792 को हम लोग जाएंगे पैलेस के अंदर और हंगामा मचा देंगे और गद्दी को हथिया लेंगे। अब क्या है, जो जैकोबिन क्लब है ये जाता है महल के अंदर और पावर को हथिया लेता है। उसके बाद बोलता है कि हर एक मतलब मेल को दे रहे हैं जो 21 साल का है, उसके पास राइट टू वोट रहेगा, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। जितने भी मेल है इन दी कंट्री जिसकी मिनिमम एज 21 है, चाहे वो हवाई जहाज़ में घूमता हो या हवाई चप्पल में घूमता हो, उसके पास राइट टू वोट रहेगा ही रहेगा। वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसको खुद चुन सकता है, और फिर इलेक्शन किया जाता है, चुनाव किया जाता है, और फिर जो नई गवर्नमेंट बन के आती है उसको कहा जाता है कन्वेंशन। ये एक नई गवर्नमेंट बनाई गई है बाय द जैकोबिन क्लब। तो अब जो जैकोबिन क्लब है उसने पावर हाथ में ले लिया है। जो राजा जी थे वो रिवोल्ट करने वाले थे, अपनी जो आर्मी है उसको बुलाने वाले थे दूसरे देशों से, तो उन राजा जी को पकड़ लिया गया है और राजा जी को हरा दिया गया है। इसके बाद जो राजा था ना, उसको कहा जाता है कि आपको मरना पड़ेगा, उसको मार दिया जाता है बाय द गिलोटिन। ये एक सिस्टम था, मशीनरी, जिसमें गर्दन से फंसा देते हैं, यहाँ पर इस जगह पे गर्दन डाल दिया जाता है और फिर यहाँ से ब्लेड गिरता है और फिर ब्लेड से घस गिरती है, गर्दन अलग हो जाती है। तो इस सिस्टम था जिसके तहत यहाँ पे सज़ा दी जाती थी। तो यहाँ पे राजा जी को मार दिया गया। उसके बाद कुछ ही वक्त बाद जो रानी थी यहाँ पर उसको भी मार दिया गया।
जब जैकोबिन क्लब जो था पावर में आया, उसके बाद जब तक जैकोबिन क्लब पावर में रहा उसको कहा गया रेन ऑफ टेरर, क्योंकि जो जैकोबिन क्लब था इसने पूरे देश के अंदर, पूरे फ्रांस के अंदर आग आग कर दिया, मतलब हर तरफ तराई तराई मचा दिया। क्या क्या सिस्टम था रूलिंग का, इन्होंने कहा, जो रोबेस्पियर थे, इन्होंने कहा कि भैया हम एक पॉलिसी अपनाएंगे, कंट्रोल एंड पनिशमेंट, जो भी इंसान हमारे खिलाफ बोलेगा उसको मार दिया जाए सीधा बस। जो एनिमी ग्रुप्स है, चाहे वो नोबल्स हो, कलर्जी हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, चाहे इनके खुद के हो दूसरे के हो, इनको कोई मतलब नहीं है। इन्होंने पकड़ा जो इनके खिलाफ बोला उन सबको पकड़ने का और गिलोटिन कर देने का। गिलोटिन मतलब है वहाँ पे एक मारने का सिस्टम जो था गिलोटिन वाला, ये कर देता है फिर मारना, यहाँ पर ये सिस्टम था। जो डिवाइस था गैलोटिन वो बनाया गया था बाय द डॉक्टर गैलोटिन, इसी के नाम पे, इन्हीं के नाम पे रखा गया इस मशीन का नाम गैलोटिन। अब कुछ इकोनॉमिक, अब जो जैकोबिन क्लब था इसने कुछ रिफॉर्म्स भी किए थे इन द इकोनॉमिक सेक्टर। तो इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए वो देखो। इन्होंने कहा कि जो छत है वो हर एक इंसान को दी जाएगी, अच्छी बात है, और जो खाने पीने का सामान है वो सबको राशन कर दिया जाएगा, मतलब जाओ दुकान आपके आसपास जो भी रहेगा वहाँ राशन कार्ड लेके जाओ अपना और राशन लेकर आ जाओ। एक मॉडर्नाइज सिस्टम जिस हिसाब से आज की तारीख में होता है उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया इनके द्वारा। और कहा जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, वो अपना सामान सीधा बेच पाएंगे इन द सिटीज़ ऑन द फिक्स प्राइस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया आलू जो है वो 20 रुपये का जो है, ये जो 20 रुपये एकदम फिक्स प्राइस है, आप इससे कम नहीं दे सकते हो। तो हाँ भैया 20 रुपये में सामान बेचा ही जाएगा, कोई 18 में नहीं लेगा, कोई 19 में नहीं लेगा। तो एक फिक्स प्राइस रखा गया। और क्या किया गया, जो मैदा था ना उसको बैन कर दिया गया, क्योंकि जैकोबिन क्लब का ऐसा मानना था जो मैदा है ये खाते हैं रिच लोग, माने अमीर लोग खाते हैं, और हम अपनी सोसाइटी के अंदर भेदभाव नहीं होने देंगे। तो हर एक इंसान आटा ही खाएगा, कोई भी मैदा नहीं खाएगा। और क्या था, जो डिवीज़न था इन द मेल और फीमेल, सर को, मेल को कहते हैं सर और फीमेल को कहते हैं मैडम। तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया आप सर और मैडम मत कहिए, आप सीधा कहिए सिटीजन इन दी फ्रेंच लैंग्वेज, कि हाँ भैया आप सिटीजन हो, आप सिटीजन, आप सिटीजन, इस तरीके से आप बात करिए आपस में, सर और मैडम नहीं बोलना है। इस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नया सिस्टम। और उन्होंने क्या किया, जितने भी चर्च थे उन सबको बंद कर दिया गया, और वहाँ पर या तो ऑफिस खोल दिया गया गवर्नमेंट ऑफिस, या फिर आर्मी के लिए जगह खोल दी कि हाँ भैया आप आर्मी यहाँ पर रहेगी और बाहर से जो संकट आएगी उनको उनसे बचाएगी। और क्या था, इवन जो सपोर्टर्स थे जैकोबिन क्लब के, वो लोग कुछ चाहते थे कि हाँ भैया कुछ चेंजेस लेकर आए जैकोबिन क्लब। लेकिन जो भी इंसान आर्गुमेंट करता है कि हाँ भैया सर आप ये कुछ बदलाव लेकर आइए, ये बेहतर रहेगा, उस इंसान को भी क्या जैकोबिन यहाँ पे जो गिलोटिन था वो कर दिया जाता। तो यहीं पर एक जो राइटर हैं वो बताते हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि अपने दुश्मन को आप मार दोगे और इससे आपके खिलाफ जो एनिमी है वो खड़ा नहीं होगा, या फिर आपके खिलाफ जो रिवोल्ट है वो खड़ा नहीं होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि मान लो एक परिवार के अंदर 6 लोग थे, उसमें से एक इंसान जो था वो विद्रोही बन गया, उसने आपके खिलाफ आवाज़ उठा दी, तो उसने आपने एक को मार दिया, लेकिन 5 लोग तो बचे हैं। अब ये 5 लोग आपके एनिमी बन गए हैं एकदम बुरी तरीके से, और ये जो 5 लोग हैं ना, आपके पीछे पड़ जाएंगे एकदम। और इसी वजह से शायद जो जैकोबिन क्लब था वो हार जाता है, जैकोबिन क्लब जो है उसको हटाया जाता है। अब यहाँ पर जब जैकोबिन क्लब हटता है तो दोबारा से एक बार फिर जो मिडिल क्लास लोग थे वो पावर को सीज कर लेते हैं, और ये फिर दोबारा से कुछ चेंजेस करते हैं ताकि दोबारा से कुछ जैकोबिन क्लब जैसे इंसान ना आके बैठ जाए गद्दी पे, या फिर जो रोबेस्पियर था वैसे कोई इंसान ना आके बैठ जाए और फिर अपने हिसाब से वो चीज़ों को ना करे। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं कि वो इंसान जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं डाल सकता है, हमारा रूल जो है वापस आ रहा है, वी इंट्रोड्यूस अगेन अवर रूल। और क्या बोलते हैं, जो हमारा जो पार्लियामेंट है उसको अपर हाउस लोअर हाउस बना दिया जाएगा, जैसे आज भी है लोकसभा राज्यसभा है, उस तरीके से उन्होंने दोबारा से इंट्रोड्यूस किया। और कहा कि अब से हमारे देश के अंदर एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसके अंदर रहेगा डायरेक्टरी। यहाँ पर क्या रहेगा, 5 लोग रहेंगे, 5 लोग की गवर्नमेंट रहेगी, और ये 5 लोग हैं ना ये टॉप पर रहेंगे, ताकि पावर जो है वो किसी एक इंसान के हाथ में सेंट्रलाइज ना हो जाए। क्योंकि एक बार हमने देख लिया है कि जैकोबिन क्लब में किस तरीके से पावर सिर्फ और सिर्फ एक हाथ में आ गई थी, जिसके बाद उसके आसपास के लोग भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। ये सोच के इन्होंने रखा कि हाँ भैया 5 लोग यहाँ पे बैठेंगे। अब क्या होता है, जो डायरेक्टर है ये सब बना दिया गया है, 5 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इन 5 लोगों के अंदर ही आपस में फूट डल जाते हैं कि हाँ भाई ज़्यादा पावर मैं संभालूंगा, ज़्यादा पावर मैं संभालूंगा। क्या होता है कि नहीं, तो 1 2 3 4 और 5 ये 5 लोग हैं। अब 1 सोचता है कि ज़्यादा वैल्यू मेरी हो जाए, जो 1 है वो सोचेगा कि नेवी में संभाल लूँ, आर्मी में संभाल लूँ, कि एडमिनिस्ट्रेशन में मेरी बात चले, लोग भी मेरी बात माने। 2 भी यही सोचेगा, 3 भी यही सोचेगा। इसी तरीके से सभी लोग चाहेंगे कि हाँ भैया मेरी जो वैल्यू है ना वो इनसे एक स्टेप ऊपर तो हो ही जाए। तो इसी चक्कर में जो 5 आपस में लड़ेंगे, और नेपोलियन देख लेगा कि हाँ भैया यहाँ पर जो है यहाँ पर एक पावर गेम चल रही है, जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि हाँ भैया ज़्यादा पावर मेरे को मिल जाए। तो जो नेपोलियन बोनापार्टे है वो क्या करता है, पावर को खुद ही गेन कर लेता है, बोलता है कि नहीं भैया तुम लड़ते रहो आपस में, तलवार निकालता है, सबकी गर्दन आउट।
और जब नेपोलियन पावर में आता है उसके बाद वो सबसे पहले बोलता है कि डेमोक्रेसी टाटा बाय बाय, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, यदि आइडिया ऑफ फ्रीडम रहेगा, अपनी बात को रखिए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वलिटी रहेगी बिफोर द लॉ, फ्रेटर्निटी, ये सब आइडियाज़ जो हैं ये सब रहेंगे, लेकिन किसी भी तरीके का वो डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये हो गया पार्ट नंबर 3, यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो जय हिंद, जय भारत।